हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम लगातार साइंस की क्लासों को लाइन अप किए हुए हैं और आप भी इस पे भरपूर मात्रा में सहयोग दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चनों की। और क्वेश्चनों को अभी तक हम 12 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो क्लास नंबर है वो आपका 13 क्लास नंबर होने वाला है। यानी कि आज की क्लास आपके 13वें नंबर की क्लास होने वाली है, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। और लगातार हम इसी बेस पर बने हुए चले आ रहे हैं। और हमने देखा था कि साइंस की डिटेल पार्ट में चर्चा की थी, हर वीडियो मैंने आपको बताया भी है। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। इन क्लासों में जितने भी हमारे प्रश्न बचे हैं, 3 क्लासें अभी हम और करेंगे, ठीक है। एक क्लास, इसके बाद 2 क्लासें और करेंगे, फिर हम साइंस को एक साइड में रखेंगे। और जो हमने अभी तक नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं, जो कंप्लीट नोट्स हमने आपको पढ़ाए हैं, वो सभी नोट्स आपके लिए और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो जैसा कि हम प्रश्नों की अकॉर्डिंग चलते थे, उसी प्रकार हम फिर से चलेंगे। और हमारे प्रश्न कहाँ से कितने अच्छे फॉर्मेट में बन सकते हैं, ये सभी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। पहले प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सेल में, ऑर्गेनेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो किस सेल में, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, नाभिक में होते हैं। देखिएगा, नाभिक की अगर बात करेंगे तो नाभिक के कुछ मूल कण होते हैं। नाभिक के मूल अवयव होते हैं आपके। तो मूल अवयव की बात करेंगे, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगी कि इनकी खोज किसने की, इनकी खोज किसने करी, ये आप सभी लोगों को पता होगी, ठीक है। तो नाभिक के कुल मुख्य अवयव होते हैं, तो इसमें तो एग्जाम में नाभिक में नहीं होता। लेकिन अगर बात हम करें प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो देखिएगा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ईट पर नाच। ईट पर नाच का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ईट पर नाच का जब आपने कोई फार्मूला पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ईट पे नाच का मतलब होता क्या है। तो ईट पर नाच का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और थॉम्सन। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, देखिए पा से प्रोटॉन, पा से रा से रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी यहाँ पर प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो चा से चैडविक, चैडविक ने खोज करी थी किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। गाल्जी काय की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं इसे, या आत्मघाती बैग, या सुसाइड बैग भी इसे कहते हैं हम, ठीक है, सुसाइड बैग भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसे पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। इसीलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा होती है वो इसमें संग्रहित होती है। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। हम किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस प्रकार के 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं किसमें, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर बात करें स्तनधारियों में कितने एस प्रकार के होते हैं, तो स्तनधारियों में 55 एस प्रकार के स्तनधारियों में राइबोसोम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 55 एस प्रकार के स्तनधारियों में राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिएगा कि 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर बात करें 55 इस प्रकार के स्तनधारियों में होते हैं। जैसे स्तनधारियों की जैसे बात करें, जैसे एक तो मनुष्य आपका आ गया, तो इसमें 70 इस प्रकार के, ठीक है। व्हेल क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। सील क्या है, स्तनधारी है। ये सब आपके स्तनधारी है, राइट। तो इसमें अगर बात करेंगे तो 55 प्रकार के होते हैं आपके, ओके। और अगर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार के, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम की खोज को मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का
संश्लेषण करना, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कार भी जीता था किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीता था। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कार भी जीता था हरगोविंद खुराना ने। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। किसका पावर हाउस कहते हैं? सेल का। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, असंख्य कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। तो सेल की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, ओके। तो देखिएगा उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं रॉबर्ट हुक। अगर हम बात करें, एक हमारे पास में होती है कोशिका भित्ति और एक हमारे पास में होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपका सेलुलोज से बनी होती है। और आपकी एक होती है आपकी कोशिका भित्ति। अब अगर प्रश्न बना दिया जाए कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो बताइएगा कि पादपों में क्या पाई जाएगी? पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाएगी या कोशिका झिल्ली पाई जाएगी? तो हम कह सकते हैं पादपों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। यानी कि पौधों में कोशिका भित्ति। तो मनुष्य में क्या पाई जाती है? मनुष्य में आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मनुष्य में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादपों में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपके सेलुलोज। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऐसी कंफ्यूजन हमें कहाँ पर होता है कि सेल यानी कि जो हमारी कोशिका होगी, इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है जब केंद्रक आता है कि केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, याद रखिए केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, साइंस का एक फैक्ट है आराम से, तो जिसपे समझना होगा हमें पूरी तरह से, उस पर हम समझेंगे भी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा कि कौन सा आंसर होगा आपका? लाइसोसोम होगा। ठीक है, आंसर किसका होगा? लाइसोसोम होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, नाभिक हो गया, इन सभी पर जोर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अब एक बात आप समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। किस नाम से जानते हैं? सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सूत्र कणिका भी हम इसे कहते हैं। क्या कहता हूं मैंने अभी? पावर हाउस कहते हैं। इसका सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको ये भी बताया था कि एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, इसलिए कहते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पूरा नाम होता है किसका? एटीपी का, ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो देखिए, प्रोटीन उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रकाश उत्सर्जक होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास अपना स्वयं भोजन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं। ये देखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर क्या हुआ हमारा? राइट आंसर हुआ हमारा डी। डी इसका राइट आंसर हुआ। तो डिटेल एनालिसिस अगर हम पढ़ेंगे तो डिटेल एनालिसिस में आपको एक बात तो पता चल रही होगी कि जितना हम डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें हम सबसे ज्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। और डिटेल एनालिसिस को मैंने आपको हर क्लास में पढ़ाया है, हर टॉपिक को अच्छे से बताया है, हर टॉपिक को अच्छे से रीड कराया है। तो कृपया करके आप उन सभी टॉपिकों को रीड कर लें अच्छे से, और ये आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं मूव। और अगले प्रश्न देखिएगा आपका क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना उत्पादन करने में समक्ष होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या उत्पादन करने में समक्ष होता है? देखिएगा इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो स्वयं प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। जो स्वयं जो है वो आपके प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, स्वयं प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यानी कि अगर बात करें तो क्या होगा? प्रोटीन होगा।
ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन किससे थे आपके, माइटोकॉन्ड्रिया से थे। ठीक है, हरित लवक क्या होता, क्लोरोफिल, किसमें होता है, आपके पादपों में होता है। और पादपों में क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, पादपों में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है, और ये न्यूक्लियस यानी कि प्रोटीन से संबंधित होगा। ठीक है, लक्ष्य किस भौतिक राशि का मात्रक है, लक्ष्य किस भौतिक राशि का मात्रक है, ल्यूमिनेस, ल्यूमिनेस तीव्रता, ल्यूमिनेस प्रतिदीप्ति, या कहें तो ल्यूमिनेस फ्लक्स का मात्रक है। प्रतिदीप्ति की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति, और दूसरी होती है अदीप्ति। अब आप अंतर तो समझ ही चुके होंगे कि प्रादीप्ति का मतलब होता है जिसमें स्वयं की चमक होती है, जिसमें स्वयं की चमक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रादीप्ति कहते हैं, जिसमें स्वयं की चमक होती है, यानी कि पावर खुद की होती है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चमकना, इसको खुद के अकॉर्डिंग चमकता है। जैसे सूर्य, एज एग्जाम्पल बात करेंगे तो सूर्य हो गया आपका, जिसमें स्वयं की पावर होती है। जिसमें स्वयं की पावर नहीं होती, किसी दूसरे पर निर्भर होता है, स्वयं नहीं किसी दूसरे पर, किसी दूसरे पर निर्भर होता है, स्वयं पर नहीं होता लेकिन किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिएगा, तारे हो गए आपके, स्वयं नहीं, सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। लालटेन हो गया आपका, सूर्य के प्रकाश यानी कि चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो जो लक्ष्य होता है वो आपके क्या होते हैं, प्रकाश की प्रतिदीप्ति की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है, आपके प्रकाश की प्रतिदीप्ति की इकाई है। और लक्ष्य मीटर जो हमारा होता है, उसके प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। लक्ष्य मीटर से क्या मापते हैं, प्रकाश की इंटेंसिटी को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं हम, लक्ष्य मीटर से मापते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता को लक्ष्य मीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सूर्य हो गया आपका, चंद्रमा हो गया। तो अगर बात हम करेंगे सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हीलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। हीलियोसिस्मोलॉजी, तो सूर्य के अध्ययन को कहते हैं हीलियोसिस्मोलॉजी, राइट। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सिलेनियोलॉजी, सिलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को सिलेनियोलॉजी कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी को लक्ष्य मीटर के द्वारा मापा जाता है। और लक्ष्य मीटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी यानी कि लक्ष्य मीटर। अब अगर यहीं से हम प्रकाश के आगे प्रकाश तरंगे लिख लें, तो हमसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो हम कह सकते हैं प्रकाश तरंगे आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऐसी आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और हर वैद्युत चुंबकीय तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो सब आपकी अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं आपकी प्रकाश तरंगे। अब प्रकाश तरंगों को ही हम वैद्युत अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, कितनी होती है, 3.8 गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होती है चाल। ठीक, तो इसको भी हमने डिटेल पार्ट में ही पढ़ा, तो डिटेल पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका डिटेल पार्ट ही आपको पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि अपघटकों के बारे में नीचे बताई गई कौन सी एक विशेषता अपघटकों पर लागू नहीं होती। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अपघटक अपारजक भी होते हैं और पृथ्वी को साफ करते हैं।
वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिएगा, अपघटक जो होते हैं अपमार्जक होते हैं, पृथ्वी को साफ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो एक्सरे के अगर बहुत अधिक अगर हम संपर्क में आएंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? ठीक है, कौन सा रोग हमें हो सकता है? एक्सरे तरंगों की बात करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, किसने खोजी थी? तो विलियम रोंटगन ने। विलियम रोंटगन ने खोजा था किसको? एक्सरे तरंगों को। और एक्सरे तरंगे पराबैंगनी किरणों की बात करेंगे, पराबैंगनी किरणों को किसने खोजा था? तो पराबैंगनी किरणों को खोजने वाला जो व्यक्ति था वो था रीटर। रीटर पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, इसको रीटर ने पराबैंगनी किरणों को खोजा था। कौन सा रोग हो जाता है? तो हमें रोग हो जाता है, अगर एक्सरे के लगातार संपर्क में रहेंगे तो कैंसर हो सकता है। क्या होता है? कैंसर हो सकता है। और कैंसर जो है वो आपके 4 फरवरी को बनाता है। कैंसर दिवस कब बनाते हैं? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लगातार एक्सरे के संपर्क में रहेंगे, एक्स किरणों के संपर्क में रहेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? तो हमको कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, कैंसर होने का हमें खतरा रहता है। तो कैंसर तो आपके कई प्रकार का होता है। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर होता है, आपके स्तन कैंसर आपके होता है, ल्यूकेमिया वगैरह, हेपेटाइटिस, ये सब किसमें? कैंसर में। HIV की बात करेंगे तो एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। HINI फ्लू होता है, गोनोरिया होता है, बिल्कुल नहीं, ये सब आपके गलत ऑप्शन है, यानी कैंसर हो सकता है। रोंटगन ने किसकी खोज करी थी? एक्सरे किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी थी? रीटर ने करी थी। ठीक है, इसमें जब पेपर में प्रश्न पूछा था तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से जो आती हैं किरणें उसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो किरणें सूर्य से आपके आती हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन हो जाता है? तो बांझपन होता क्या है? इसमें जो गर्भाधारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है और संतान पैदा करने की भी क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी आती है बांझपन से। क्या कहते हैं? प्रजनन क्षमता में कमी। प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो प्रजनन क्षमता में कमी आती है, यानी कि हम प्रजनन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रजनन कैसे होगा ये आप लोग बायोलॉजी पढ़िएगा। ठीक है, और देखिएगा अगर हम बात करें, देखिएगा अगर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, फिजिक्स में एक बल आता है जिसको हम कहते हैं आकर्षण बल, और एक आता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, फिजिक्स में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर प्लस प्लस अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या वो चिपकेंगे आपस में? बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, क्योंकि एक जैसे जो सजातीय होते हैं वो चिपकते कभी नहीं है। जो एक जैसे होते हैं वो कभी भी चिपकते नहीं है। अगर प्लस प्लस रख दिया जाए, प्लस प्लस रख दिया जाए, माइनस माइनस रख दिया जाए तो सेम कंडीशन होगी, तो चिपकेंगे नहीं। इसी प्रकार कह सकते मेल और फीमेल अगर है तो ठीक है, तो आकर्षण होगा। लेकिन अगर मेल मेल है, फीमेल फीमेल है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण आपका होगा। ठीक है, तो हमेशा व्यक्ति जो अट्रैक्शन बनेगा, व्यक्ति का जो अट्रैक्शन बनेगा वो किस पे बनेगा? वो व्यक्ति का जो अट्रैक्शन बनेगा वो अपने से विजातीय प्रजाति पर बनेगा। जैसे कोई लड़की एक इधर से आ रही है, तुम इधर से आ रहे हो, तो तुम्हारा अट्रैक्शन बल लग रहा है। ठीक है, कैसे लगेगा? अट्रैक्शन बल लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन बल लगेगा। तुम देख रहे हो कि पीछे मुड़ के देखा, हाँ देख लिया उसने मुझको, है ना, तो अट्रैक्शन बल लगेगा। अब अट्रैक्शन लगेगा तभी जाएगा। तो सजातीय, अगर इधर से भी कोई लड़का जा रहा है और इधर से भी कोई लड़का जा रहा है उधर के लिए, और ये इधर के लिए, तो कोई पीछे मुड़ के देखे कि उसने देखा या नहीं देखा तुमको। लेकिन अगर यहाँ पे लड़की जा रही है और यहाँ पे मेल जा रहा है तो मेल देखेगा ना कि पीछे पलट गई होगी तो प्यार हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं होगी। तो अट्रैक्शन बल काम कर देगा। तो जो प्रजनन क्षमता जो हमारी होगी
ठीक है। तो उसके लिए दो पार्ट जरूरत ही होंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। तो क्या होगा, फीमेल क्या नहीं कर पाएगी, गर्भाधारण नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगा, गर्भाधारण नहीं कर पाएगा, यानी कि गर्भाशय की अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाएगी वो। और फीमेल क्या होगा, संतान पैदा करने में क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी, उसे हम कहते हैं बाजपन। बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, बाजपन। कौन सा विटामिन सहयोगी है, विटामिन डी, ओ सॉरी विटामिन ई आपका सहयोगी है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स होता है। जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर, तो संश्लेषित होती है क्या, विटामिन डी आपके संश्लेषित होती है। तो क्या कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है, नहीं, हमारा शरीर उत्पन्न करता है विटामिन डी को, संश्लेषित करता है विटामिन डी को, ठीक है। के की बात करेंगे तो रक्त स्कंदन में सहायता करता है, रक्त स्कंदन में सहायता करता है, क्या करता है, रक्त स्कंदन में सहायता करता है भाई, ठीक है। रक्त स्कंदन में कौन सहायता करेगा, विटामिन के, यानी कि रक्त के जमाव करने में सहायता करता है। और उसमें विटामिन जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं थ्रोम्बिन, है ना, या कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन विटामिन कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बाजपन होता है, तो किसकी कमी के कारण आपके बाजपन होता है, विटामिन ई की कमी के कारण आपका बाजपन होता है, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, तो सही युग्म बताना है भाई, कौन कौन से सही युग्म है। एनोरेक्सिया निद्रा विकार है, इंसोमिया भोजन विकार है, डिस्पाइनिन डिस्पानोई सांस लेने में कठिनाई है, एनेक्सिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, इसको हम कहते हैं हार्ड प्रश्न है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कठिन प्रश्न है। आपने ऐसे ऐसे नाम है जो आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा आपने सुना होगा, नींद का विकार होता है, लेकिन ऐसे ऐसे नाम है जहां आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे ऐसे नामों को कैसे सुनेंगे, ठीक है, इस बात को देखिएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे सुनेंगे हम नामों को, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही टफ होते हैं, देखिएगा, जैसे ऐसे प्रश्न तो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपने सुने होंगे, बट आप सीधे सीधे इनको याद करिएगा, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सांस लेने में कठिनाई होती है, अगर डिस्टर्ब नोई आपको हो गया तो सांस लेने में कठिनाई होगी। इनक्सीमिया हो गया तो आपको गंध की, यानी कि गंध जो आएगी वो आपको पूर्ण रूप से बेकार आएगी, अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर बात करें तो 3 और 4 तो आपके सही हैं, यानी कि 3 और 4 तो हमारे यहाँ से सही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे, देखिए एनेरेक्सिया क्या होता है, एनेरेक्सिया आपका जो होता है उसमें क्या होता है, आपके वजन बढ़ने का डर होता है हमें, वजन, ठीक है, वजन बढ़ने का डर आपके रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वजन बढ़ने का भय होता है, तो वजन बढ़ने का भय होता है आपके, ठीक है। और इससे अगर बात करेंगे तो ये आपके क्या है, ये आपके निद्रा रोग है, ठीक है। इंसिमिया आपके क्या है, तो आपके निद्रा रोग है, ठीक है। तो इतनी सी बात इसको याद रखिएगा और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आपके यूपीएससी के पेपर में का प्रश्न था, ठीक है। तो देख लीजिएगा यूपीएससी कैसे कैसे प्रश्न बनाता है, कहाँ से प्रश्न लेकर आता है और कैसे कैसे प्रश्न आपका बनाता है, ठीक है। तो यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आपके यूपीएससी के ऐसे हैं जो पीसीएस के पेपरों में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए भी हम एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम अभी 1 जनवरी से आपके लिए क्या करेंगे, 1 जनवरी को देखिएगा क्या क्या करने वाले हैं। 1 जनवरी को सबसे पहले तो आप जिस पुस्तक पे विश्वास करते हैं, जिसको हम कहते हैं लूसेंट, जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अब पूरी लूसेंट को हम जल्द से जल्द, यानी कि पूरी लूसेंट को समाप्त करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगा कि लूसेंट का अध्ययन हम किस प्रकार से करें, तो लूसेंट को किस प्रकार से पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी,
लेकिन आप YouTube पे पहली बार देखेंगे जो बिल्कुल डिटेल पार्ट में आपको लूसेंट ही दिखेगी। एक क्लास में नहीं, इसके लिए बहुत सारी क्लासें होंगी। तो 1 जनवरी का वेट करिएगा आप लोग। 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे और 24 में ही समाप्त कर देंगे लूसेंट को, कि आने आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होंगी, लेकिन आप उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि आपने सभी कुछ पढ़ लिया है उसमें। ठीक है, तो लूसेंट के लिए हम तैयारी रख रहे हैं, जारी है हमारी लूसेंट की क्लासों को, और लूसेंट की क्लासों पर बिल्कुल तैयारी चल रही है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर आरओ के लिए या पीसीएस के लिए हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी है तो हिस्ट्री से ही हम स्टार्ट करेंगे। बाकी साइंस हो गया आपका, संविधान की क्लास है हमारी, साइंस जब समाप्त हो जाएगी, जब साइंस की 15 क्लासें समाप्त हो जाएंगी तब हम स्टार्ट करेंगे संविधान की, और संविधान की भी 15 क्लासें करेंगे, और 15 क्लासों में पूरे के पूरे संविधान को भगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, सब कुछ समाप्ति कर देंगे, ऐसे आप समझिएगा। ठीक है, पेपर से पहले पहले, और फिर करंट अफेयर्स भी आपकी आने वाली है ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नों पे हटना नहीं है। आप सोच रहे हो कि बहुत कम सिलेबस, बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत कम है, तो आप पढ़िए। तो आपको 15 क्लासें करिएगा विज्ञान की, और आपसे इतना हो सकेगा उतना करिए। अब एक क्लास सुबह आएगी, एक क्लास शाम को आएगी, दोनों क्लासें आपकी बाई 1 बाई चलेंगी। ठीक है, करेक्ट। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? अगर मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करेंगे तो है त्वचा आपके, क्या है आपके स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपके स्किन। ठीक है, हृदय की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, हृदय जो आपका होता है, ठीक है, हृदय किसका होता है? हृदय तो सबका होता है। ठीक है, हृदय पे प्रश्न बनता है कि हृदय कब आराम करता है। अगर सबसे अच्छा प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय कब आराम करेगा? तो हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करेगा, और एक बार से दूसरी धड़कन, यानी कि एक धड़कन से दूसरी धड़कन में जाने पर क्या करेगा? आराम करेगा। ठीक है, एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच जाने पर क्या करेगा? आराम करेगा हृदय। और हृदय जो है आपके 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं। और हृदय दिवस कब मनाते? तो 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, एड्स दिवस आपके 1 दिसंबर को मनाते हैं, हेपेटाइटिस दिवस आपके 28 जुलाई को मनाते हैं, और हमने पढ़ा था अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। मैंने आपको घर के लिए भी प्रश्न एक बार दिए थे दिवस से। ठीक है, ऐसे आप लोग साइंस से जितने भी दिवस हैं उन सभी को याद करिएगा कि दिवस से भी प्रश्न बनता है। तो इसमें हमने पढ़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन इसमें पूछा है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हिंदी में बोले तो कहते हैं जीवाणु। और जीवाणु की खोज किसने करी? लुवेन हॉक ने की थी। किसने करी थी? लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? इंटेस्टाइन, यानी कि आंत। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी आंत। जिसका नाम बड़ी होता है वो छोटी होती है, जिसका नाम छोटी होती है उसकी लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। क्योंकि पाचन की संपूर्ण क्रिया कहाँ पर होती है? ठीक है, छोटी आंत में होती है पूर्ण क्रिया आपके पाचन की, डाइजेस्टिव की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है? जीवाणु बनता है, कवक बनता है, या प्रोटोजोआ आपका बनता है? ठीक है, जीवाणु की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा किसने खोज करी? लुवेन हॉक ने। किसने खोज करी? लुवेन हॉक ने खोज करी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? एफम। मैंने आपको पढ़ाया था एफम, यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को। प्रोटोजुआ के लिए जो पुरस्कार जीता था या खोज करते की अगर बात करेंगे, नाम दिया था किसने? रोनाल्ड रॉस ने। प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ से क्या होता है? जैसे मलेरिया आपका हो गया, ठीक है, प्रोटोजुआ से हो गया मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से आपके होता है। अब आपका है काला अजार, आपको किससे होगा? तो काला अजार की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो काला ज्वार अजार आपके किससे होगा? ठीक है, अब देखिए काला अजार की अगर बात करेंगे तो ये भी किससे होगा? आपके प्रोटोजुआ से होगा। तो देखिएगा प्रोटोजुआ,
ठीक है। काला अजार किससे होगा? आपके प्रोटोजुआ से होगा। मलेरिया, अभी मैंने बताया मलेरिया दिवस कब बनाते हैं? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है। काला अजार किससे हुआ? प्रोटोजुआ से हुआ। कवक से अगर बात करेंगे तो देखिएगा दाद हो गया। एथलीट फुट आपका हो गया, किससे हो गया? कवक से हो गया। जीवाणु से अगर बात करेंगे, जीवाणु से हो गया आपकी इच्छमा, तपेदिक, ठीक है, हैजा। ये सब आपके किससे होते हैं? ये सब आपके जीवाणु से होते हैं। ठीक है। इसको सबको याद रखिएगा, सबके सब याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप लोग। ठीक है। जितना अच्छे से आप पॉइंटों को प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छे से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है। कवक के साथ में शैवाल भी होता है। अगर मैं एक बात पूछूं कि शैवाल का अध्ययन क्या कराता है, तो शैवाल का अध्ययन कराता है फाइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं? तो मलेरिया से आपका स्प्लिन होगा। स्प्लिन क्या होता है आपके? स्प्लिन में आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लिन को। अब कल मैंने विस्तृत में पढ़ाया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से लेकर 120 दिन तक का होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कब्रिस्तान में, यानी कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके प्रोटोजुआ। राइट आंसर क्या होगा? आपके प्रोटोजुआ होगा। ठीक है। इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? तो देखिएगा इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? मरकरी यानी कि पारा। पारा की बात करेंगे तो मिनी माता होता है आपके, मिनी माता। मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की बात करेंगे तो इटाई टाई होता है, सीडी बोलते हैं। आर्सेनिक हो गया। नाइट्रेट की बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक क्या होता है? जल से होता है। ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। मरकरी से आपका मिनीमाता हो गया। आंसर आपका क्या होगा? कैडमियम हो गया। ठीक है। आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या करेंगे? तो सबका आप परमाणु क्रमांक याद करेंगे। ठीक है। नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? बाध्यकारी चोरी की आदतें हैं? नहीं। भूलने वाला विकार है? नहीं। मिर्गी है? नहीं है। अत्यधिक नींद का विकार है? अत्यधिक नींद का विकार है, ये भी देखिएगा आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अत्यधिक नींद का विकार है। तो देखिए पोषक तत्वों का निम्नलिखित उनके स्रोतों पर विचार कीजिए। गलत युग्म बताना है, सही नहीं बताना, गलत बताना है। देखिएगा गलत युग्म को पहचानिए, गलत बताना है। आयरन यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों, आंवला में क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी होता है, आयरन भी होता है आंवला में, और विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी भी होता है और आंवला भी होता है। ठीक है। विटामिन सी देखिए केला, केले में आपके पोटेशियम होता है। केले में क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो केले में तो पोटेशियम आपका होता है। मछली के यकृत का तेल, कैल्शियम मांस खमीर में, ये तो गलत हो गया। और कैल्शियम आपके किस में होता है? कैल्शियम आपके दांतों में होता है, हड्डियों में आपके होता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया। 2-3 क्लोरीन नमक व समुद्री मछली में होता है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत बताइएगा 2 और 3। 2 और 3 क्या है? यहाँ से गलत है। लेकिन 2 और 3 यहाँ से क्या है? पूरी तरह से गलत हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। अगर बात करेंगे मछली के तेल का यकृत क्या होता है? विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है? पानी को शुद्ध भी कर देता है। तो गलत पूछना था, तो गलत आपका दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला गलत है। कैल्शियम आपकी हड्डी दांतों वगैरह में होती है। केले में पोटेशियम होता है, यकृत होता है, विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड होता है हमारा। क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। यानी कि नींबू में भी क्या होता है? विटामिन सी होता है। देखिए नींबू हो गया,
संतरा, आंवला, काली मिर्च, काली मिर्च क्या होती है, सॉरी, लाल मिर्च या काली मिर्च, काली मिर्च में नहीं होगा लेकिन लाल मिर्च में होगा, ठीक है। लाल मिर्च में विटामिन सी होता है, ठीक है। ये सभी विटामिन सी, और विटामिन सी क्या होता है आपका, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है आपका, लेकिन केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड या हम कह सकते हैं सीट्रिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है, सीट्रिक एसिड आपका होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सीट्रिक एसिड आपका होता है, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा कि किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत व उन्हें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की लेंथ पहले देखिएगा और आंसर देखिए कितना छोटा हो उसका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म पोषक, प्रोटीन, निम्नलिखित में से एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। तो भाई किन घटकों का होता है, यानी कि प्रोटीन का होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलती है हमें, सोयाबीन से मिलेगी, सोयाबीन हो गई हमारी, ठीक है। मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट से हमें मिले, दालों से भी मिलती है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमें इन चीजों से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हमें किससे मिलेगा, आलू से मिलेगा, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना, क्या कहते हैं इसको, प्रकंद कहते हैं। तने वाली फसल हो गई जैसे केसर हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी, आलू, ये सब क्या है, तने वाली फसलें हैं, ठीक है। तने वाली फसल होती हैं, उन्हें प्रकंद खाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रोटीन। क्या आंसर होगा, प्रोटीन, राइट आंसर हमारा होगा। झींगे और तिल्लियों की उपस्थिति के कारण एक ही फलियम से संबंधित है। तो वही फलियम क्या है, झींगे में भी संयुक्त पैर होते हैं, झींगे में भी कैसे होते हैं, संयुक्त पैर होते हैं। और संयुक्त पैरों वाले जो जीव होते हैं उनको किस में रखा जाता है, आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि संयुक्त पैर वाले जीव किससे संबंधित है, आर्थ्रोपोडा से। या आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, तो संयुक्त होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, संयुक्त पैरों से होगा, ठीक है। क्या होते हैं, संयुक्त पैर होते हैं आपके, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, जल्दी से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समताप मापी प्राणी है, वह जिसके टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता होगा उसे समताप मापी कहेंगे, जैसे कबूतर, ठीक है। मछली में कलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते। निम्नलिखित किसका मस्तिष्क उसके आकार के अनुपात से बड़ा होता है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात से भी बड़ा होता है, चींटी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनिक। अब कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि मेथेनिक अम्ल तो हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। कह सकते हैं फार्मिक अम्ल पाया जाता है, भाई एक ही बात है। फार्मिक अम्ल तो आपने पढ़ा लेकिन मेथेनिक अम्ल आपने नहीं पढ़ा, तो आप उसको पढ़िएगा क्योंकि अब प्रश्न पेपर में मेथेनिक से पूछा जाएगा। मनुष्य होमोसैपियंस है वैज्ञानिक नाम। तो किसका सिर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी, स्तनपाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी। और अगर यही पूछा जाते हैं कि समुद्र में सबसे बड़ा स्तनधारी, तो ब्लू व्हेल। लेकिन अगर ऑप्शन में हाथी नहीं है तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी स्तनधारी कौन लगेगी, ब्लू व्हेल ही लगेगी आपकी, ठीक है। स्तनधारी जैसे सील एक स्तनधारी है, ठीक है। कोक क्या है, स्तनधारी है। ये सब क्या है आपके, सील हो गई, कोक हो गई, ये सब क्या है आपके स्तनधारी है। मनुष्य स्तनधारी प्राणी है, डॉल्फिन आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है डॉल्फिन को। सबसे बुद्धिजीवी होती है आपकी डॉल्फिन, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होती है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा।
क्या है देखिएगा, मुझे पता है कि डी का मतलब होता है डायोड, और ऑप्शन में एक ही डायोड वाला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी इसको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, आपको जो भी इसमें पता है उसको अपना, मतलब सोना खरीदते हैं आप लोग, सोने की शुद्धता किससे होती है? कैरेटोमीटर से होती है, यानी कि सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा होगा, तो सी का देखिएगा दूसरा। आपने अगर एक भी यहां से निकाल दिया तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आपने एक भी निकाल दिया तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर देखिएगा लक्स मीटर, अभी हमने बताया प्रकाश की तीव्रता, फोर्थ का पहला। अब देखिएगा फोर्थ का पहला, यानी कि अब भी हमें और भी कुछ सीखना पड़ेगा। स्पेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप, सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ यानी कि ऑप्शन आपका ये हो गया सी। ठीक है, तो इस पर दिल की धड़कन सुनते हैं। रक्तचाप जो होता है स्पेग्नोमेटोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है हमारा रक्तचाप। 120 क्या होता है? 80 होता है रक्तचाप। हृदय की धड़कन सुनने की अभी मैंने आपको बता दी थी। ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि को किससे मापते हैं? तो ध्वनि को डीबी से मापते हैं, यानी कह सकते हैं ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। तो ध्वनि के मापन की इकाई होती है आपकी डेसिबल। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, लक्स बात करेंगे तो लक्स मीटर से मापते हैं। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मास्टर्ड गैस का उपयोग किसमें करते हैं? तो मास्टर्ड गैस का उपयोग किसमें करते हैं? ठीक है, तो मास्टर्ड गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी। ईंधन के रूप में एलपीजी करते हैं, और एलपीजी का मुख्य व्यय क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य व्यय आपका जो होता है ब्यूटेन होता है। सरसों के तेल या स्रोत के रूप में, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, रासायनिक हथियार के रूप में। किसमें? रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मास्टर्ड गैस का। किसका प्रयोग करते हैं? मास्टर्ड गैस का रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। आप लोग बता सकते हो कि मास्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है? मास्टर्ड गैस का फार्मूला होता है C4H8Cl2S। ये क्या होता है? मास्टर्ड गैस का फार्मूला होता है। तो पेपर में आपसे मास्टर्ड गैस का फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मास्टर्ड गैस का फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारी क्लास ये समाप्त हो चुकी है। 20 प्रश्न आज भी हमने पढ़े हैं। अभी तक की हमने कुल मिलाकर कितनी क्लासें पढ़ी हैं? 13 क्लासें। ठीक है, 13 क्लासें पढ़ी हैं, और 13 क्लास की मल्टीप्लाई अगर 20 से करते हैं तो हमने 260 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। 2 क्लासें हम और पढ़ेंगे 20 नंबर की, 20 × 2 यानी कि 300 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 300 प्रश्नों को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, और यही हमारे क्या होंगे? प्रश्न भी बनेंगे आगे पेपर पर। ठीक है, तो आपके लिए बने रहिएगा क्लास पर, और दोबारा फिर से हम मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।